एंड वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं और जय, आप जो इसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। ये काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल डिस्कशन जैसा होगा, लेकिन उसमें से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है। जैसे आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन्स पर, एनएफटीज पर, बिटकॉइन पर और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इनफॉर्मल डिस्कशन में। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी होने वाला है। और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, मेडिटेशन के बारे में, बुक्स के बारे में, ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में हम हर कुछ टाइम पे ऐसे इनफॉर्मल डिस्कशंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो वेलकम जय मेरे चैनल पे, और चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है इन अ लेमन टर्म? ओके, ठीक है, तो मैं आपको एकदम एकदम बेसिक टर्म्स में समझाता हूँ। ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट। और आज तक हमने देखा है कि किसी भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जैसे कि वेरिएबल होता है। अगर जो वेरिएबल है उसमें कुछ या तो दो बाइट का या तो 4 बाइट का ऐसा डेटा स्टोर होता है। वैसे ही एक वेरिएबल से ऊपर आता है एरे। एरे वो होता है डेटा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को, बहुत सारी वैल्यूज को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और वैसे ही ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस यानी कि जैसे आप मुझे 10 रुपए देते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। मैं आपको कोई चीज देता हूं तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। यानी कि द डेटा स्ट्रक्चर विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फैशन इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। यानी कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में। डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में इस तरीके से कि जो ब्लॉकचेन का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किसी एक पीसी पे नहीं रहता, वो बहुत सारे पीसीस के जो नेटवर्क होता है उस पर रहता है। और जो नेटवर्क होता है वही सस्टेन करता है उस ब्लॉकचेन। और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी ब्लॉकचेन का जो एक्चुअल डेटा स्टोरेज होता है, वो सारे नोड्स पर यानी कि सारे मशीन्स पर एक साथ रहता है। और सारे मशीन्स, सारे नोड्स मिलाकर इस डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो ये है द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन। इसका सिंपल अगर हमको एनालॉजी चाहिए तो जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है, वैसा ही ये ब्लॉकचेन होता है। बैंक की पासबुक में आप देखोगे तो हमेशा सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। बैंक की पासबुक में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। आपने किसी और को इतने रुपए दिए तो वो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ, किसी और ने आपको इतने रुपए दिए तो वो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ। तो वैसे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं पासबुक में। तो ब्लॉकचेन एक काइंड ऑफ ऑनलाइन लेजर ही है, और जिसे अकाउंटिंग टर्म्स में जिसे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर को लेजर कहते हैं। LEDGER, लेजर। तो लेजर, तो ये ब्लॉकचेन है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। अब ट्रांजेक्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ये जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स के लिए, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स हमेशा फाइनेंशियल नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी किसी लैंड का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। आपने आपकी लैंड अगर मुझे बेची तो वो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो वो ट्रांजेक्शन भी हम ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको कोई और गुड बेचा, कोई और सर्विस बेची, तो वो ट्रांजेक्शन भी हम ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, हर एक ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, लेकिन हम लोग जो चाहे वो डेटा उस ब्लॉकचेन में, उस लेजर में स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन। और इसे ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉक्स की चेन होती है। यानी कि एक ब्लॉक होता है, डेटा ब्लॉक, जिसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो ब्लॉकचेन को मेंटेन करने वाले डेवलपर्स होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि एक ब्लॉक में कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पासबुक का एग्जांपल दिया, तो पासबुक में अगर आप देखेंगे तो दोनों पेज मिलाकर अबाउट 20 to 30 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो ये उसका एक ब्लॉक हो गया ब्लॉकचेन के हिसाब से। और ऐसा ही दूसरा ब्लॉक होगा और वो कनेक्टेड होगा अपने पहले वाले ब्लॉक से। और ऐसे ही ब्लॉक्स जुड़ते जाएंगे उस चेन में, और उस डेटा स्ट्रक्चर को हम ब्लॉकचेन कहेंगे। जो ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक होगा उसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं ब्लॉकचेन के सबसे पहले ब्लॉक को।
जिसमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उसके रूल्स डिफाइन होते हैं और कुछ फर्स्ट ट्रांजेक्शंस डिफाइन होते हैं। और उसके बाद जैसे ही ट्रांजेक्शंस ऐड होते जाते हैं वैसे सारे ट्रांजेक्शन उसी ब्लॉकचेन में पीछे जुड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस ब्लॉकचेन में सबसे पहले ट्रांजेक्शन से लेकर आज तक के ट्रांजेक्शन को सारों को एक ही चेन पे मेंटेन करते हैं। तो अगर आपको किसी को वेरीफाई करना हो कि ये ट्रांजेक्शन कब हुआ था और कौन से टाइम पे हुआ था और कितने कितने वैल्यू का हुआ था, तो वो हम किसी भी टाइम पर कोई भी पास्ट का ट्रांजेक्शन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ब्लॉकचेन। मुझे अभी तो आपने एक ही क्वेश्चन में मुझे बहुत सारे आंसर मतलब दे दिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के एक ही में आंसर दे दिए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है उसके ऊपर कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है? अभी तक तो पड़ी नहीं, तो अभी आगे भी क्यों पड़ेगी? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सबसे बड़ा जो यूज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो ये है कि दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। अभी ये मेन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों। द मेन पर्पज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज कि हमारा जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो आज के जमाने में कंट्रोल होता है हमारी सेंट्रल बैंक से। यानी कि जैसे अभी हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो हमारी सेंट्रल बैंक है। तो इंडिया की जो सारी करेंसी होती है, सारे बैंक्स होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका सबका सुपरविजन करता है आरबीआई। यानी आरबीआई के पास ये कंट्रोल है कि हमारे इंडियन मार्केट में कितना मनी का सप्लाई है, कितना हमको और लिक्विडेट करना है, कितना हमें सप्लाई और भेजना है, कितना हमें विथड्रॉ करना है मार्केट में से। यानी कि करेंसी का सप्लाई रेगुलेशन और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डिसाइड करता है आरबीआई। अच्छा, तो ये और तो ये जायज सवाल है कि अच्छा अब तक तो ये सही चल रहा है सब, तो अभी इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी पहले के जमाने में जो सारे ट्रांजेक्शन होते थे उसमें जो मनी यूज होता था, आपको जैसे पता होगा कि सबसे पहले हम लोग प्रिंटेड मनी यूज नहीं करते थे। हजारों साल पहले, कुछ कई कई सदियों पहले हम कॉइन्स यूज करते थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज होते थे। उससे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। इन सारी चीजों में जो वैल्यू होती थी मनी की वो या तो इक्वल होती थी या तो नियर अबाउट सेम होती थी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंटेड मनी यूज करते हैं और आरबीआई के पास ये पावर है कि वो प्रिंटेड मनी को जब चाहे तब ज्यादा प्रिंट कर सकता है, जब चाहे तब उसको मार्केट में से विड्रॉ कर सकता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है उसको वो कंट्रोल करना, उसे वो कंट्रोल करने का ट्राई करता है। अब दिक्कत इसमें यह है कि जब कोई कंट्री अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता, जब वो कंट्री सोचता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो वो बिना कुछ क्रिएट किए, बिना कुछ प्रोड्यूस किए मनी को प्रिंट करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ तब तक यूएस में जितने डॉलर्स की करेंसी जब जब से यूएस आजाद हुआ तब से लेके 2020 तक जितनी करेंसी उन्होंने छापी थी, उतनी ही करेंसी उन्होंने सिर्फ 2 महीने में उतनी ही करेंसी प्रिंट कर ली। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टिमुलस देना था, उनको मार्केट में पैसा फ्लो करना था। तो जब पूरा इकोनॉमिक मार्केट लॉकडाउन में चला गया, सारी चीजें थम गई, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये चलता रहा तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया मनी का, और प्रिंटिंग करके उन्होंने सारा मनी पंप डाउन किया अमेरिकन मार्केट्स। इससे क्या होता है कि जो डॉलर की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और लोग के पास जो ऑलरेडी डॉलर जो उन्होंने कमाए हुए हैं उसकी वैल्यू जो कि फिक्स होनी चाहिए थी वो कम हो जाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में कई ऐसे देश है इंक्लूडिंग अमेरिका जो अपना जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है वो अपने तरीके से करते हैं। यानी कि वो जब चाहे तब ज्यादा मनी प्रिंट करते हैं, जब चाहे तब मनी को विड्रॉ कर लेते हैं, और इससे जो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत होता है। और उससे ये भी प्रॉब्लम है कि सेंट्रल बैंक जब चाहे तब किसी भी करेंसी को हटा सकता है, किसी भी करेंसी को ला सकता है। जैसे हमने हमारे देश में देखा था कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया। सरकार ने कल सुबह उठ के बोल दिया कि जो आपके पास जो ये नोट पड़ी है घर पे वो इलीगल है। क्यों? ये सरकार क्यों कर सकती है? क्योंकि उसके पास पावर्स है, उसके पास आरबीआई के तहत पावर्स है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये क्या फायदा हुआ कि जैसे ही ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा वो डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग होता है कि अभी आरबीआई या जो फेडरल रिजर्व
ऐसी कोई सेंट्रल बैंक के पास इस करेंसी का रेगुलेशन नहीं है। वो इस करेंसी को अपनी तरीके से बढ़ा नहीं सकती, उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उसके इंटरेस्ट रेट्स को, उसके वैल्यू ऑन ट्रांजैक्शंस को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती। इसका मीनिंग है कि हम एंड टू एंड, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि आज से पहले अगर मुझे यूएस किसी को पैसे भेजने हो तो मुझे सेंट्रल बैंक के थ्रू जाना पड़ता था, उनकी बैंक को कांटेक्ट करना पड़ता था, और वहां की बैंक, वो बैंक हमें चार्ज करती थी पैसे ट्रांजेक्शन के लिए, और फिर वो बैंक में जो फीस होती वो सारे कट करके फिर उनको जो एंड अमाउंट थी वो मिलती थी। पर अब बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर मुझे तुमको पैसे भेजने हैं तो उसमें मुझे किसी थर्ड पार्टी की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है अब तक कि ट्रस्ट, the biggest usage or the biggest plus point of having blockchain technology is trust. मैं किसी को पैसे तभी भेजूंगा जब मुझे ट्रस्ट होगा कि मैं जो इसको पैसे भेज रहा हूँ वो इसी के अकाउंट में जाएंगे, और मैंने उसके बदले में जो सर्विस मैंने एक्सेस की है वो मुझे ही मिलेगी। ये ट्रस्ट दो अनजान लोगों के बीच में डालने के लिए हमें जो सिस्टम है उसको ट्रस्टवर्दी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा रुपी का नोट होता है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ अमाउंट रुपीज 100, 10, 50, जो भी रुपीज की नोट है वो अमाउंट लिखा होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आरबीआई गारंटी देता है आपको कि अगर 10 रुपए जो आपके पास है नोट, कल उठ के अगर आप 10 रुपए लेके आरबीआई में जाते हो तो आरबीआई बंधा हुआ है लॉ की तहत आपको 10 रुपए का सोना देने की, बिकॉज आवर करेंसी इज गोल्ड बैक्ड, राइट? तो वो बंधा हुआ है आपको 10 रुपए का सोना देने की। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे तो सोना ही चाहिए, तो वो बंधा हुआ है आपको 10 रुपए का सोना देने की। और इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये नोट है, उसका वैल्यू है। बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर ऐसी कोई भी फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन पे चलती है, उसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। पर क्योंकि जो सिस्टम क्रिएट हुआ है ब्लॉकचेन का, जो कि एंड टू एंड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये एक लेवल ऑफ ट्रस्ट पैदा करता है कि अगर आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो वेरीफाई होगा मल्टीपल नोड्स से, और मल्टीपल नोड्स जब मिलकर उससे वेरीफाई करेंगे तभी वो ट्रांजैक्शन सफल होगा। यानी कि जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस है, जो डमी ट्रांजैक्शंस है, उनका ब्लॉकचेन में शामिल होना बहुत ही मुश्किल, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। और यही जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है ब्लॉकचेन का, यही इसको ट्रस्टवर्दी बनाता है। तो इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि आज तक हमारे पास कोई ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था जिसमें हम एंड टू एंड ट्रांजैक्शन कर सके विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। उसमें कोई बंदा रोज ये सोचता नहीं है कि आज मैं 200 बिटकॉइन ज्यादा डाल दूंगा मार्केट में, 300 इथेरियम कम कर दूंगा। ऐसा कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। यानी कि इट्स अ टोटली पीयर टू पीयर मार्केट बेस्ड करेंसी, और ये बचाता है हमें इंसेसेंट फिएट बेस्ड मनी से। ये जो डॉलर्स, रुपीज, जो कि प्रिंटेड मनी होता है, इसे फिएट करेंसी कहते हैं। तो ये जो फिएट करेंसी है, इसमें जो इनहेरेंट फ्लॉ है कि बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बिना कुछ नया क्रिएट किए, ये सेंट्रल बैंक्स अपने आप से प्रिंट करके मनी इनफ्लो करती है। तो ये जो उनका पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए और मार्केट में एक ऐसी करेंसी लाने के लिए जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो पाए, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को डायरेक्टली मनी सेंड कर पाए, उससे सर्विसेज ले पाए विदाउट एनी थर्ड पार्टी, विदाउट एनी एक्सटर्नल कमीशन। ऐसे सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ही ब्लॉकचेन का हमने यूज किया है, और इसीलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, और हम आजकल के जमाने में उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो हमारे ह्यूमंस चला रहा है, और अभी का जो नेक्स्ट मतलब ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है वो कोड चला रहा है। तो मतलब उसमें जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ह्यूमन होंगे वहाँ पे ट्रस्ट का इश्यू होगा, ग्रीड का इश्यू होगा, पर जहाँ पे कोड है वहाँ पर कुछ नहीं होगा। मतलब वहाँ पे हम आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं कोड के ऊपर, मशीन के ऊपर। yes. तो अच्छा है। हाँ सही बात है। तो ये क्योंकि जब तक कोड, और ये दूसरी बात है, अगर कोड किसी एक बंदे के पास होगा, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप बात कर सकते हैं कि गूगल, फेसबुक, ये जो सारी बिग टेक कंपनीज हैं, ये भी अपना फाइनेंशियल सिस्टम ला सकती है, नहीं वो भी कर सकती है, पर क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है तो वो क्या करते हैं
कि वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर या मेरा करेंसी किसी एक कंपनी के अंडर में है, किसी एक एंटिटी के अंडर में है, तो उसको मैनिपुलेशन पॉसिबल है। गूगल सोच सकता है कि चलो आज सुबह उठ के मैं 10 गूगल कॉइन्स अपने मार्केट में और डाल दूंगा, पर उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो करेंसी है उसका जो फ्लक्चुएशन होगा वो बढ़ जाएगा। बिटकॉइन में और इथेरियम में ये फायदा है कि उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि at any given moment of time the bitcoin in circulation will only be 21 million। उन्होंने एक कैप कर दिया है बिटकॉइन को कि जो सप्लाई है बिटकॉइन का वो 21 मिलियन पे फिक्स होगा, यानी कि दुनिया में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। उन्होंने वो कोड में वो चीज डाल ही दी है, जिसका मीनिंग है कि कोई भी इंसान इस जेनेसिस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इट इज ऑलरेडी ऑन द चेन। और ये 21 मिलियन जो कैप है वो परमिट करता है यूजर्स को ट्रांजेक्शन करने के लिए बिना इसकी चिंता किए कि कल इसका सप्लाई और बढ़ सकता है और मेरी इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इसकी वैल्यू जैसे ही इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज द थिंग इज कि उसका जब कोई भी चीज का अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उसका डिमांड जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि बिटकॉइन, इथेरियम ऐसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो कि जिसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है उनके अंदर जो सप्लाई है उसको हमें कैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सप्लाई कैप्ड नहीं है तो जो फ्लॉज हमारे फिएट सिस्टम में है, जो नॉर्मली फिएट करेंसीज में, वही प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में भी आ जाएगा। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, तो अगर मान लो कि कल कोई आता है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लेके आता है कि ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब वी कैन बी ओपन टोटली। लाइक अभी हम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर बहुत से चार्जेस लग रहे हैं प्राइवेसी लिख के और मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ब्लॉकचेन, अगर मान लो कि कोई ब्लॉकचेन पर कोई एप्लीकेशन बनाता है तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इज इट सो? मतलब हाँ, पर उसमें एक कॉशन की बात है। क्रिप्टो करेंसी अगर कोई नई लाता है तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि उसने वो क्रिप्टो करेंसी को प्रोग्राम कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने डोज कॉइन का नाम सुना होगा। डोज कॉइन एक ऐसा मीम कॉइन है जिसको ये इलॉन मस्क और उसके ऐसे सेलिब्रिटीज है जो पंप कर रहे हैं, पर वो एक स्टेबल कॉइन नहीं है, वो एक सही क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उसका जो क्रिएटर है उसने वो सिर्फ फन के लिए बनाया है। उसने सिर्फ इट इज मेंट फॉर फन, इट इज मेंट फॉर मीम्स। और वो क्या कर रहा है, उसने उसका जो सप्लाई है उसको अनलिमिटेड रखा है। जैसे मैंने कहा कि जो बिटकॉइन में और इथेरियम में जो सप्लाई है वो कैप्ड है, वो लिमिटेड है, लेकिन जो डोज कॉइन है उसमें ऐसा भी कोई भी टाइप का लिमिट नहीं है। उसको जितना मर्जी करो उतना पंप हो सकता है। और अगर कोई ऐसा करेंसी है या फिर अगर कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा कॉइन निकाल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एनेबल करता है मुझे और आपको भी कॉइन निकालने का। अगर हम सोचे कि कल सुबह मुझे भी अपने नाम का कोई कॉइन निकालना है मार्केट में, तो इट एनेबल्स अस टू डू इट। और फ्यूचर में यही होने वाला है कि ऐसी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज होगी, जैसे अभी आज के जमाने में डॉलर, पाउंड, रुपी, ऐसे बहुत सारी फिएट करेंसीज है, वैसे ही फ्यूचर में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज होगी। पर उनका जो बेस होगा, उनका जो प्लेटफॉर्म होगा, वो कुछ कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा। अगर जैसे डोज कॉइन, देयर इज अनदर वन कॉल्ड शिबू कॉइन, ये जो सारे नए लोग अपनी तरह से सिर्फ मीम्स के लिए या मस्ती के लिए कॉइन्स बना रहे हैं, सिर्फ पंप एंड डंप करने के लिए, वो बहुत ही हानिकारक है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जो ट्रस्ट करने की बात आपने बोली, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का ऐसा है कि जो भी कोई नई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लाता है, ये क्रिप्टो करेंसी इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। उसमें आपको ध्यान से देखना चाहिए कि उसने ये प्रोग्रामिंग कैसे की है, क्योंकि कई ऐसे किस्से बने हैं कि जिसमें दे यूज दिस क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन टू टेक योर मनी, और फिर वो अपने आप का जो शेयर होता है उसको अपने विड्रॉ करके और पूरा उसको उसके जो वैल्यू होता है उसको पूरा जीरो कर देते, तो मतलब आपके पैसे डूब जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान से देखना चाहिए कि ये करेंसी का बेस क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है। और इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखो तो बिटकॉइन और इथेरियम मेरे हिसाब से सिर्फ दो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो बेस है, विच इज साउंड इनफ, विच इज गुड इनफ फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर जो बंदे कुछ भी उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाना चाहेंगे, बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रांजेक्शंस करना चाहेंगे,
तो इट इज अ मच स्टेबल प्लेटफॉर्म कंपेयर टू ऑल अदर कॉइन्स, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में देखो तो क्रिप्टो करेंसी में थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है, हर हफ्ते कोई नया अपना कॉइन बना देता है, पर वो सारे ट्रस्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है। बिटकॉइन और इथेरियम का ऐसा है कि उन्होंने अपना व्हाइट पेपर निकाला है। व्हाइट पेपर यानी कि उसमें जो जिस टेक्नोलॉजी पे ये बना है उसका सारा डिस्क्रिप्शन, उसका सारा जो वो है पूरा सारा उसका जो प्रोसेस था कि कैसे इसको बनाया गया है, इसमें क्या यूज किया है हम लोगों ने, क्या कोड किया गया है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है और विच इज पब्लिकली एक्सेसिबल। तो आप देख सकते हो कि हाँ अच्छा इस तरीके से ये चलता है। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें किसी भी एप्लीकेशन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस पे ट्रस्ट करना है जिसका हमको थोड़ा भी नॉलेज हो, जिसपे हमने थोड़ा रिसर्च किया हो कि हाँ चलो इसका बेस स्ट्रांग है, इसका ये प्रिंसिपल है, तभी हमें उसमें घुसना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। ओके, सो अभी ब्लॉकचेन और इथेरियम ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है या फिर ब्लॉकचेन है? तो हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग, तो ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी का नाम है। टेक्नोलॉजी का नाम जैसे कि आप कह सकते हो कि डेटाबेस, सो डेटाबेस इज अ टेक्नोलॉजी नेम, पर डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। मोंगोडीबी है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, फायरबेस है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। पर ये ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है, लेकिन वो सारे टेक्नोलॉजी है उसकी डेटाबेस, पर वो अपनी अपनी तरीके से उनको में ट्रांजेक्शन होते हैं, अपनी अपनी तरह से उसमें क्रॉड ऑपरेशन होते हैं। तो ये बात है कि ये जो सारे क्रिप्टो करेंसीज है, ये सारी काम करती है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन नाम है टेक्नोलॉजी का, और ये जो क्रिप्टो करेंसी नाम है, ये क्रिप्टो करेंसी ये सारी बिटकॉइन, इथेरियम, निबल, डोज कॉइन, शिबू कॉइन, ये जो सारी कॉइन्स निकले हैं, जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है, वो सारी बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो हाँ, अभी मतलब अगला मतलब दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों हम नॉर्मल डे टू डे यूज में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? मतलब अभी बहुत से ट्रेंड चल रहे हैं कि बिटकॉइन एक एसेट क्लास है, उसको हम सिर्फ एज अ डिजिटल गोल्ड देख सकते हैं, वी कैन नॉट ब्रिंग दैट इनटू फ्रंट लाइक फॉर द नॉर्मल पीपल। सो उसके ऊपर क्या टेक है आपका? हाँ, तो देखो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो लोग समझते हैं कि चलो मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, पर लोग आजकल जो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दे आर यूजिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब होता है कि चलो मैंने $36,000 का था तब खरीदा और आज 40,000 हो गया तब बेच दिया। तो ये करेंसी नहीं हुई, ये एक एसेट क्लास हुआ। जैसे आपने कहा कि एसेट क्लास मतलब कि जो जिसको आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट तरीके इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हैं कि भाई इतने में मैंने लिया और इतने में मैंने बेच दिया, तो ये करेंसी नहीं हुई, क्योंकि करेंसी को आप बेचते नहीं है। करेंसी को अगर आपने एक्वायर किया है, करेंसी को आपने लिया है, अर्न किया है, तो उसको आप संभाल के रखते हैं और आप जब उसको ट्रांजेक्शन के वक्त यूज करते हैं। तो द थिंग इज कि विल बिटकॉइन और इथेरियम एवर बी यूज्ड एज एक्चुअल करेंसी? तो द थिंग इज कि इसका आंसर लाई करता है हमारी एक्सेप्टेंस पर। बात यह है कि बिटकॉइन और इथेरियम की आज के लेवल में एक्सेप्टेंस कितनी है, यानी कि कौन सी कंपनीज ऐसी है कि जो अपनी सर्विसेज के सामने बिटकॉइन या इथेरियम एक्सेप्ट करती है। यानी कि सपोज अमेजॉन वेब सर्विसेज है, AWS, तो AWS अपनी जो क्लाउड सर्विसेज है उसको वो बिटकॉइन से पेमेंट अलाउ करता है कि अगर आपको उसके लिए पेमेंट करना है अमेजॉन वेब सर्विसेज के होस्टिंग के लिए, तो आप बिटकॉइन में पे कर सकते हो। वैसे ही स्टीम नाम की गेमिंग सर्विस है, तो गेमिंग सर्विसेज का भी ऐसा है कि अगर आपको स्टीम में अकाउंट आपका रखना है, ईयरली सब्सक्रिप्शन भरना है, तो आप बिटकॉइन में भर सकते हो। तो ये है कि ये जो बिटकॉइन में जो कंपनीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है एज अ एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज, जितनी ऐसी कंपनीज बढ़ेगी वैसे ही हमारा जो ट्रांजैक्शन मीडियम है वो बिटकॉइन होता जाएगा। अब अभी बात ऐसी है कि अभी बहुत सारी कंपनी ऐसा अलाउ नहीं करती, अभी बहुत सारी कंपनीज को बिटकॉइन पे इतना ट्रस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन। और ये जो फ्लक्चुएशन है वो भी अभी इसीलिए है कि ये जो अभी करेंसी है वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, उसको शुरू हुए सिर्फ 10-12 साल। और आप सोच के देखो, जो फिएट करेंसी है या फिर जो फिजिकल करेंसी है जिसको हम हाथ से हाथ देते हैं, या फिर जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, कि पहले के जमाने में सेंट्रलाइज्ड करेंसी किसको कहते थे कि जैसे कॉइन्स होते थे तो उस पर राजा की मोहर लगती थी, यानी कि किसी भी कॉइन को आप एक्सचेंज में नहीं दे सकते, वही कॉइन्स एक्सेप्टेबल होते थे जिसपे राजा की मोहर लगी, राइट? तो मोहर
मीन्स कि राजा राजा आपको गारंटी देता है कि ये मोहर जो है वो आप यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए। वैसे ही जैसे ही ये जैसे सेंट्रलाइज बैंक शुरू हुई हमारे आजादी के बाद या फिर अमेरिका को अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, तो उन्होंने अपनी तरह से प्रिंटिंग ऑफ मनी शुरू कर दिया और नोट्स के फॉर्म में वो प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। तो नोट्स के फॉर्म में वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी प्रिंट करके सर्कुलेट करते हैं, तो उसमें भी सेंट्रल अथॉरिटी था। ये सारी चीजों को एक्सेप्ट होते होते 200, 300, 400 ईयर्स लगे। फियाट करेंसी को भी एटलीस्ट 70-80 ईयर्स लगे। तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन को 10 साल हुए अभी से और 10 साल में उसका पूरा एक्सेप्टेंस हो जाए। पर जैसा ट्रेंड है और जैसा लोगों का आउटलुक है, धीरे धीरे दिस विल कैच अप। और धीरे धीरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है, अमेजॉन अपनी सर्विसेज के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है, होस्टिंजर, गोडैडी और जैसे जैसे होस्टिंग सर्विसेज है और जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस है जो इंटरनेट बेस्ड सर्विस देते हैं, वो तो सारी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो जैसे ही ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है वो बढ़ती जाएगी, वैसे आप इजीली उसको ट्रांजैक्ट कर पाए। दूसरा क्वेश्चन जो आपने बताया कि कोई भी उसका जो करेंसी का जो ट्रांसलेशन होता है, यानी कि एक बिटकॉइन बराबर कितने रुपीस, तो वो 0.0001 कुछ भी ऐसा नंबर होता है और वो रोज फ्लक्चुएट होता है। तो इट इज वेरी वॉलेटाइल करेंसी, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। बट वो वॉलेटिलिटी में जो बता रहा हूँ, वो वॉलेटिलिटी सिर्फ एक मोमेंट तक रहेगी, जब तक जो उसका जो करेंसी का एक्सेप्टेंस है वो जब तक एक क्रिटिकल लेवल तक नहीं पहुंचता तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि लोग परचेस कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। द थिंग इज दिस, अगर लोग बेचना बंद कर दें, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में लोग बेचना बंद कर दें, तो जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ती ही जाएगी इंक्रीमेंटली, जैसे उसकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही वो 21 मिलियन का कैप हम रीच करते हैं बिटकॉइन में, वो करेंसी का जो सिचुएशन पॉइंट होगा वो आ जाएगा। उसके बाद मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो कॉइन स्टेबल होता जाएगा, क्रिप्टो स्टेबल होता जाएगा। हाँ, और उसके बाद हम मेन डे टू डे ट्रांजैक्शन में यूज कर पाएंगे शायद। और अगर आपको इसलिए बता, इससे जुड़ी हुई बात है कि जैसे आरबीआई सोच रही है कि वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाना चाहती है इंडिया के लिए। अगर ऐसा होता है तो अगर एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी पर अगर वो ऐसा कहे कि चलो ये हम एक रूपी कॉइन, लेट्स से फॉर नेम सेक वी यूज रूपी कॉइन, एक रूपी कॉइन नाम का क्रिप्टो करेंसी आरबीआई लाती है और उसको मार्केट में फ्लोट करती है कि आप इसको माइन कर सकते हो, आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप इसको एक्चुअल रुपीज है जो हमारे उसके साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो। और उससे जो इंडिया में सारे जो बैंक्स हैं और सारे जो बिजनेसेस हैं, उनको कंपलसरी इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रूल लेकर आती है आरबीआई, तो देन इट विल बी द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टू बी एक्सेप्टेड वाइडली। बिकॉज अगर हमारा बिकॉज राइट नाउ हम बिटकॉइन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट का जो इशू है, वो ट्रस्ट का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये करेंसी सह पाएगी या रह पाएगी, बिकॉज इट इज इन वेरी नेसेंट स्टेज। हमें उसके फंडामेंटल्स का वो इतना नहीं है, हमें उतना उसका अभी उसको शुरू हुए सिर्फ 10-12 साल हुए हैं करेंसी को, तो इट विल टेक टाइम। या हाँ, ट्रस्ट का इश्यू शायद बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन हो सकता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ा लेस है, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जल्दी से। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया आई एम टॉकिंग। हाँ, तो इंडिया में तो है ही, क्योंकि इंडिया में ये भी चीज है कि किसी भी नई चीज पे हम लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। वी रिक्वायर लॉट ऑफ कन्विंसिंग पावर किसी भी नई चीज को ट्राई आउट करने की। वी आर कंडीशन टू प्ले इट सेफ। हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, और स्पेशली मनी। वी आर सोशल एनिमल्स, राइट? यस, और खास करके मनी मैटर्स में जहां भी हमारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वहां तो हम 2 बार 3 बार चेक करते हैं। तो ये इशू है कि अभी तक इतना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है हमको। हमारे ब्लॉकचेन की जो फंडामेंटल्स है, इस टेक्नोलॉजी की जो फंडामेंटल्स है, वो इतने क्लियर नहीं है। और लोग आज भी बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह से ही यूज करते हैं। वो यही सोचते हैं कि आज इसका भाव क्या होगा, आज इसका रेट क्या है बिटकॉइन का, आज कितने में बिक रहा है। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग कि आज मैं अगर ये बिटकॉइन को बेच दूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे। तो उनको चाहिए तो वापस वही रुपीज। वो उस बिटकॉइन को सिर्फ यूज कर रहे हैं वो अपने रुपीज को ग्रो करने के, विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म व्यू, विच इज नॉट हाउ आई सी। मैं बिटकॉइन को, इथेरियम को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ऐसे देखता हूँ कि अगर आपके पास क्रिप्टो कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है,
तो वो आपको एनेबल करेंगे कुछ सर्विसेज को परचेस करने के लिए, कुछ ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो सोलली क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होंगे। जब हम इसके और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे कई ट्रांजेक्शंस होते हैं इंटरनेट पे जो कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में कर पाएंगे अपनी फियाट करेंसी में नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे कई सारी चीजें होंगी इंटरनेट बेस्ड जिसमें जो करेंसी का जो प्राइमरी मीडियम होगा वो बिटकॉइन या इथेरियम होगा। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि आपको हो सके उतना परचेज करके स्टोर करके रखना चाहिए आपके पास। जब आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तब आपको परचेज, अगर आप उस टाइम परचेज करने का ट्राई करेंगे तो उस टाइम उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। तो the wise choice is to purchase it at the price that you are comfortable with, so that when you require it to transact on a blockchain, then you can use it. और blockchain में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपको क्रिप्टो करेंसी का ही यूज करना पड़ेगा। You cannot use fiat currencies for transaction on blockchain. तो अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो भी वगैरह मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो अगर इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग इन ब्लॉकचेन तो उसके लिए टेक बैकग्राउंड होना जरूरी है या नहीं? मतलब आज मान लो कि आजकल जाकर मुझे ये चीज अच्छी लगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलो अच्छा है बढ़िया कुछ करते हैं इसके अंदर क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी पॉपअप हो रही है। तो अगर मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो क्या मैं इसके अंदर कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको टेक का बैकग्राउंड हो चाहिए, पर आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए जरूर होगा आपके साथ। क्योंकि ये जो डिसेंट्रलाइज का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेप जिसे शॉर्ट फॉर्म में डेप कहते हैं, अगर डेप आपको बनानी हो, जैसे जैसे हम हमारी मोबाइल में ऐप कहते हैं वैसे ही जो ब्लॉकचेन पे जो एप्स बनती है उसे डेप कहते हैं। तो अगर आपको एक डेप बनानी हो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म को पहले चूज करना पड़ेगा। तो जैसे अभी के आज के टाइम में सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इथेरियम, क्योंकि इथेरियम में जो उन्होंने जो मनी बनाया है, इथेरियम का जो कॉइन बनाया है उसमें उन्होंने प्रोग्रामेबिलिटी को रखा है। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है कि आप आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक उस इथेरियम को उसके इथेरियम के जेनेसिस ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथेरियम उन्होंने ऐसा बनाया है और ऐसा जो कॉइन है कि जिसमें अगर आप चाहते हो कि एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतने इथर या फिर इतने इथर होनी चाहिए, इथर यानी द स्मॉल यूनिट ऑफ इथेरियम, तो इतने इथर होनी चाहिए, तो वो आप उस जेनेसिस ब्लॉक में डाल सकते हो कि अच्छा मेरे एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू 5 इथर होनी चाहिए। तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें हर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू 5 इथर होगी, राइट। वैसे ही आप उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डाल सकते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये चीज है जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम जो इन पर्सन जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोल सकते हैं कि इन पर्सन हम जैसे डील करते हैं कि चलो भाई आज ये चीज होगी तो ये करूंगा और ये चीज होगी तो मैं ये करूंगा। तो मतलब तो जैसे हमारा चीज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि चलो अच्छा हम लोग लैंड के बारे में बात करते हैं, तो अगर लैंड मुझे आपको देनी है तो उसके रूल्स होते हैं, बना खात जिसे कहते हैं हिंदी में, उसमें कि आप 6 महीने के अंदर मुझे आप पहले ही इतनी दोगे, इतने रुपीज दोगे, फिर उसके बाद इतने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना का दोगे और लास्ट इतना का दोगे, तभी जाके हम दस्तावेज जो लैंड का वो कंप्लीट काइंड ऑफ एग्रीमेंट या सो ये एग्रीमेंट। तो ये क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है तो इसमें फेस टू फेस तो बात होगी नहीं, आप जिसको पैसे भेज रहे हो उसको शायद आप मिले भी नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये सारे जो ट्रांजैक्शन के लिए रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शन अगर बीच में से अटक जाता है तो क्या होगा, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और वो एक प्रोग्रामेबल डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप जो उसका डेवलपर है वो प्रोग्राम कर सकता है। जैसे इथेरियम में वो प्रोग्रामिंग होता है सॉलिडिटी नाम की लैंग्वेज में। तो सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हो कि ओके ये ट्रांजैक्शन होगा, इसमें ये चीज आपको चेक करनी है और ये आपका कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तभी जाके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो अगर वो सारी चीजें उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो सारी मीट होती है तब जाके वो ट्रांजैक्शन का जो ब्लॉक होता है और जो ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉक में ऐड हो जाता है। तो ये चीज हमें किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
मतलब अभी कोई भी बंदा आज सोचता है कि मुझे ब्लॉकचेन में कोई स्टार्टअप करना है, तो उसको इथीरियम का और सॉलिडिटी का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और अगर फाउंडर ऐसा है कि जिसको टेक का इतना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जिसके पास विजन है कि अच्छा मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूँ जो लोग यूज कर सकते हैं और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी, और जो लॉन्ग टर्म में जिसमें जो ट्रांजेक्शन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मैंने किया था लैंड ट्रांजेक्शन पे, कि जो हमारे लैंड ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते थे ब्लॉकचेन में। तो लैंड ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करना जरूरी है ब्लॉकचेन में, कि आज से 100 साल बाद अगर कोई मेरी लैंड पे कब्जा करने का ट्राई करता है, वो कहता है कि ये लैंड तो मेरी है, तो अगर आज के जमाने में ऐसा कोई टाइटल सूट होता है तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में पुराने दस्तावेज ढूंढेंगे, पुराने दस्तावेज मिलते नहीं है, कुछ लोग फॉर्जरी करते हैं, कुछ लोग फेक दस्तावेज डाल देते हैं वहां पे, ब्राइब कर देते हैं वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। तो द थिंग इज कि ये अगर हमको सारी चीजों को हटा देना है, तो अगर हम ब्लॉकचेन में वो ट्रांजेक्शन स्टोर करेंगे, तो आज के 100 साल बाद भी जब भी कोई बंदा सिर्फ मेरा लैंड का नंबर डालेगा, तो ऑटोमेटिक उसके उस लैंड से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आते हैं कि पहले ये बंदे के पास लैंड थी, उसने इस बंदे को दी, उसने इस बंदे को दी, उसने इस बंदे को दी, और फिर इस बंदे के पास मेरे पास है। तो उस टाइटल का या फिर उस लैंड का पूरा जो ट्रांजेक्शन का चेन है वो हमें इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यानी कि कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाने के कोई भी अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिसके हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस की वैल्यू है, राइट। और अगर उसकी वैल्यू है और अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, तो उस फील्ड में अगर ब्लॉकचेन में वो बनाता है, तो वो स्टार्टअप का सक्सेस होना बहुत, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ जाती है। और अगर इफ इट सॉल्व्स एनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अगर जैसे मैंने बताया कि जो लैंड ट्रांजेक्शन वाला प्रॉब्लम है, वो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग हेडेक टू द इंडियन जुडिशरी। आज हमारे इंडियन जुडिशरी में 76% लिटिगेशन लैंड रिलेटेड होता है। इसने मेरी जमीन ले ली, इसने मेरी जमीन पे इसका भी कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि लैंड टाइटल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और वो ही सारी को सुलझाते सुलझाते जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रेन पड़ता है। अगर हमने ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम बना दी, तो इसमें से एटलीस्ट 20-30% केसेस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए, और या फिर केसेस पैदा ही नहीं होंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन। तो आजकल के जमाने में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं ऐसी कौन सी एप्लीकेशन बनाऊं कि जिसमें जो ट्रांजेक्शन हो वो रिकॉर्डेड हो, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन की वैल्यू हो। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है और ट्रांजेक्शन ये एनेबल करता है, तो उसको उस हर ट्रांजेक्शन की फीस मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है तो मैं कमाऊंगा कैसे, कि अगर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो मैं कमाऊंगा कैसे। पर जो प्लेटफॉर्म आपको ये एनेबल करता है ये करने के लिए पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस, वो हर एक ट्रांजेक्शन में फीस लेता है। तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी कमाएगा अपने आप से, और दिस काइंड ऑफ अ वन टाइम कॉस्ट, क्योंकि आपको एक बार आपने अगर वो सिस्टम बना दी, तो अपने आप ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, अपने आप आपको पैसे मिलते जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर मान लो कि आज मैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कोई बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें जो फाउंडर है, जो स्टार्टअप है, वो अर्न कैसे करेगा? क्योंकि आपने जैसे बोला कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब अभी हम दोनों कुछ पेटीएम, मान लो कि मैं आपको समथिंग सम अमाउंट ऑफ मनी आई एम डूइंग पेटीएम टू यू, तो उस टाइम पे थर्ड पर्सन एक आता है कि चलो भाई विजय शेखर की कंपनी है, तो वो थर्ड पर्सन है, उसको हम दे रहे हैं, फिर वो आपको दे रहा है। ये थर्ड पर्सन हो गया। अभी मैं वही चीज करना चाहता हूँ, पर उसके अंदर जो स्टार्टअप है वो कमाएगा कैसे? वो बीच में उसको अर्निंग कैसे होगा? उसमें दो आपने तरीके दो तरीके का नहीं होता है। जैसे मैं बताया आपको कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन अगर आप कोई एनेबल करता है कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वो हर एक ट्रांजेक्शन में से फीस लेता है, क्योंकि उसने वो पूरा सिस्टम बनाया है, उसने आपके लिए यूजर इंटरफेस बनाया है। तो वो चीज वो जेनेसिस ब्लॉक में डाल सकता है, अपने इथेरियम की ब्लॉकचेन की जेनेसिस ब्लॉक में डाल सकता है कि इस ट्रांजेक्शन की इतने परसेंट, 1% और लेट्स से 0.5% जो फीस होगी, या इतने इथर या इतने गैस, गैस सबसे छोटा वैल्यू है इथर का, 0.00 0.6 of 1। So हाँ, so that's a guess। So ये ether या gas या WEI, that's also a unit of Ethereum।
स्मॉल यूनिट ऑफ इथीरियम। तो ये जो वैल्यू है वो हर एक ट्रांजेक्शन में से मैं इतनी लूंगा वैल्यूज, क्योंकि मैं ये ट्रांजेक्शन एनेबल करवा रहा हूँ। तो ये चीज होगी एज अ फीस, पर ट्रांजेक्शन को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैं ट्रांजेक्शन को सिर्फ उसमें से फीस ले सकता हूँ। तो ये हो गया पहला रास्ता, जिसमें से स्टार्टअप्स हर ट्रांजेक्शन में से जो फीस कलेक्ट होगी उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मतलब सर्विस देकर मैं कुछ अमाउंट कमा रहा हूँ। यस, और दूसरा है दे कैन सर्व एज अ फाइनेंशियल एनेबलर। फॉर एग्जांपल, जैसे पेटीएम की बात की आपने, तो पेटीएम क्या है कि वो एक फाइनेंशियल गेटवे है, वो पेमेंट गेटवे है, राइट। अगर मुझे मेरी घर का टेलीफोन का बिल भरना है, या मुझे मेरे घर का गैस का बिल भरना है, तो मैं पेटीएम से भरता हूँ। तो पैसे पेटीएम नहीं ले रहा, पैसे जा रहे हैं मेरी गैस बिल कंपनी को, मेरे गैस कंपनी को, लेकिन वो पेटीएम के थ्रू जा रहे हैं, तो वो हो गया पेमेंट गेटवे। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है तो वो अपने आप को एक क्रिप्टो करेंसी गेटवे की तरह से भी प्रोजेक्ट कर सकता है, कि जैसे अगर आपके पास आपका वेबसाइट है, पर उसमें आपको क्रिप्टो एक्सेप्ट करना है, पर यू डोंट नो हाउ टू मैनेज क्रिप्टो, आपको पता नहीं है कि वॉलेट कैसे मेंटेन होता है, सारे ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ऐसी कोई कंपनी ढूंढेंगे, अच्छा कौन सी कंपनी है जो मुझे दे सकती है क्रिप्टो गेटवे। तो ये अगर आपने कोई ऐसा स्टार्टअप बनाया है जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है, तो आप एज अ गेटवे भी कर सकते हैं, और आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वो जो यूजर है उससे, जो कंपनी है उससे। जैसे आपने नाम सुना होगा पेपाल का, रेजर पे का, और पे यू मनी का, तो ये सारे पेमेंट गेटवेज है। वैसे ही हम क्रिप्टो गेटवेज भी बना सकते हैं जो सिर्फ क्रिप्टो एक्सेप्ट करेंगे, और वो एक्सेप्ट करके आपके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए वो आपको सब्सक्रिप्शन लेंगे, या तो परसेंटेज के फॉर्म में हर ट्रांजेक्शन में, या तो फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन, वैसा। तो ये दो रास्ते हैं जिसमें जो कंपनी है जो ये प्लेटफॉर्म बनाती है वो भी अर्न कर सकती है। ओके, तो अभी एक चीज तो मैं पूछना भूल गया कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है ब्लॉकचेन की, मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो इसका यूज है ना, अभी तक हम लोगों ने इसका यूज फिगर आउट ही नहीं किया, ऐसा है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो, जैसे अभी उसको भी उसने ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसका जो फाउंडर है वो भी सतोशी नाकामोटो ही है, जो कि बिटकॉइन का भी फाउंडर है। तो उसने ये सिस्टम जो है वो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए हिसाब से ही बनाया था। तो ये उसके दिमाग में यही था कि मुझे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऐसा एक लेजर बना रहा हूँ। बट धीरे धीरे हमने सोचा कि अच्छा, जिस चीज में, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हर चीज में इन्वॉल्व होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा, ये सिर्फ पीयर टू पीयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए तो यूज हो ही रहा है, लेकिन इसके सिवा और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। द थिंग इज कि वी कैन यूज इट इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज मनी इन्वॉल्व। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको लैंड का, कि अगर हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं कि जिसमें हम लैंड के जो परचेजेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी एक ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। जैसे एक कंपनी है, वो अपने गुड्स को ट्रांसफर करती है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर आपको देता है। आपके पास जो हाथ में प्रोडक्ट आया या आपके पास जो दवाई आई फॉर एग्जांपल, तो वो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये दवाई मेरी कंपनी से ही आई। अभी आज के जमाने में ऐसा कई बार ऐसा फ्रॉड होता है, कई ऐसी चीटिंग्स होती है जिसमें जो शॉपकीपर होते हैं या जो रीडर होते हैं वो पुरानी दवाई नए पैकेज में डालकर आपको दे देते हैं। आप एक्सपायरी डेट पढ़ेंगे, आपको एक्सपायरी डेट नए पैकेज की मिलेगी, तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि अंदर जो दवाई है वो पुरानी है। और ऐसे कई फ्रॉड्स और कई टाइप की चीटिंग्स होती है। तो उसको बचाने के लिए हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में हम लोग पहले ट्रांजेक्शन से लेके आखिरी ट्रांजेक्शन तक सारे ट्रांजेक्शन को सिक्योर वे में स्टोर करते हैं। तो अगर जो बंदा है, जो एंड यूजर है, वो चाहेगा तो अपने एप्लीकेशन में जाके सिर्फ उसका क्यूआर कोड स्कैन करेगा प्रोडक्ट का, और वो उस प्रोडक्ट की सारे ट्रांजेक्शन लिस्ट आउट कर देगा कि चलो इस डेट को कंपनी ने इस होलसेलर को दिया, इस डेट को इस होलसेलर ने इस रिटेलर को दिया, इस डेट को इस रिटेलर ने इस शॉपकीपर को दिया, और ये डेट को आपके पास है। मतलब प्रोडक्ट को हम मतलब फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक हम मेजर कर सकते हैं कहाँ से कहाँ आया है ये प्रोडक्ट। यस, जो सप्लाई चेन है उसका, सप्लाई चेन कहते हैं उसके प्रोडक्ट की, जहां से मैन्युफैक्चर हुआ वहां से लेकर आपके एंड यूजर तक उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन होगी। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं फार्मेसी में, एडिबलर में, एफएमसीजी में, जिसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। बहुत सारे, कई बार लोग एक्सपायरी डेट वाला माल दे देते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं,
और कई टाइप के बेहतर होते हैं। अगर जो कंपनी चाहती है कि उसके एंड कस्टमर को ये ट्रस्टनेस रहे कि हाँ भाई जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो जेन्युइन है, तो और ये सिर्फ एफएमसीजी की बात नहीं है, लग्जरी आइटम्स में, लग्जरी आइटम्स ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत फ्रॉड होता है। आप देखते होंगे कि अगर कोई नाइकी का या एडिडास का शू लेना चाहता है तो उसमें हजारों टाइप की कॉपीज होती है। आपको फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि अभी ये जेन्युइन है या फर्स्ट कॉपी है या सेकंड कॉपी है, राइट। तो और अभी वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं होलोग्राम वाली, विच इज इजीली रिग्ड, आई मीन आप किसी को भी कोई भी नया अपना होलोग्राम चिपका सकता है उसमें और यू कैन नेवर नो कि जेन्युइन है या नहीं। तो जेन्युइननेस मापने के लिए ब्लॉकचेन बहुत ही बड़ा रास्ता हो सकता है। इसके सिवा गवर्नमेंट सर्विसेज, द थिंग इज कि गवर्नमेंट में जो सर्विसेज होती है उसमें भी बहुत सारा करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में जो हमारा जो बजट एलोकेशन होता है, जो सर्विसेज पास ऑन होती है, गवर्नमेंट पास ऑन करती है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको पास ऑन करता है हमारे लोकल वार्ड्स में या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है उसको एंड यूजर तक पहुंचाने की, एंड सिटीजन तक पहुंचाने की। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आयुष्मान भारत के अंडर में जो कार्ड आता है, जो माँ कार्ड, जिसे हमारे स्टेट गुजरात में उसे माँ कार्ड कहते हैं, तो माँ कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि वो जो कार्ड का जो इशुएंस होता है वो वार्ड ऑफिस से होता है, यानी कि जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो, पर उसके लिए जो फंड्स होते हैं और उसके लिए जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो आता है ऊपर से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि मेरे कितने कार्ड इशू हुए, कितना हुआ, और अभी की जो सिस्टम है वो इजीली रीड हो सकती है। इसमें जो बंदा खड़ा बैठा है अगर उसको टारगेट दिया है कि इतने लोगों को आपको देना ही है, और अगर वो टारगेट को नहीं खत्म कर पाता तो ही विल ट्राई टू ट्विस्ट एंड टर्न फिगर्स, वो कुछ और देने का ट्राई करेगा, वो फेक ट्रांजेक्शंस बनाने का ट्राई करेगा और वो फॉर्जरी करने का ट्राई करेगा। तो अगर इसको हमें कंट्रोल करना है तो हम ब्लॉकचेन बेस्ड पूरा ट्रांजेक्शन सिस्टम ला सकते हैं, जिसमें अगर उसको कोई भी फ्रॉड करना होगा तो इट हैज टू गो थ्रू द नोड ऑफ नेटवर्क्स, और नोड ऑफ नेटवर्क्स होगा जिसमें वो उसका अकेले का पीसी नहीं होगा, 5 अलग अलग पीसी होंगे, और अगर ट्रांजेक्शन सारी जगह वेरीफाई नहीं होता तो वो ट्रांजेक्शन ऐड ही नहीं होगा। द थिंग इज कि जहां जहां भी अगर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें फ्रॉड होने की या चीटिंग होने की संभावना है, वो सारे ट्रांजेक्शंस को, वो सारे एरियाज में हम ब्लॉकचेन को एज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज मैं कोई एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो यहाँ मैं आज मेरे लैपटॉप से यहाँ से मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो जाकर ब्लॉकचेन में तो स्टोर होंगे पर उसके साथ साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटर में भी स्टोर होंगे। तो अगर हैकर को हैक भी करना होगा तो उसको लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो भी है डिवाइसेस हैक करने पड़ेंगे, और वो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए ज्यादा सेफ है। यस, और उसमें ही बात ये है कि जो वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे होंगे, लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे नहीं होंगे, लाखों करोड़ों कंप्यूटर के नेटवर्क में होंगे। अभी आपको नहीं पता कि इन लाखों करोड़ों कंप्यूटर में से अब हर एक नेटवर्क में वो डिसाइडेड होता है कि माइनिंग पूल कितने का होगा। लेट्स से 10 लोगों का माइनिंग पूल है, तो आपको लाखों करोड़ों की माइनिंग पूल में वो भी माइनिंग पूल, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक होता है उसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शंस एक ब्लॉक में ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होते हैं, उस ब्लॉक को वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ज्वाइन करने के लिए आपको एक माइनिंग का प्रोसेस करना होता है। माइनिंग मीनिंग कि आपके उस ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करना होता है हर एक कंप्यूटर को, और वो क्या करता है, जो ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म होता है वो उस ब्लॉक को 10 कंप्यूटर्स को देता है और 10 कंप्यूटर्स वेरीफाई करते हैं, और 51% कंप्यूटर्स अगर कहते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सारे सही है, तभी जाके वो ब्लॉक ऐड होता है हमारे चेन के अंदर। अब द ट्रिक पार्ट, अगर किसी हैकर को पता चल गया कि हाँ ये 10 पीसी है, तो वो तो 10 पीसी को, सारे 10 पीसी को हैक करके वो ट्रांजेक्शन को, गलत ट्रांजेक्शन को भी ऐड करवा देगा, और उसे कहते हैं द 51% अटैक। अगर उसके पास 51% से ज्यादा कंप्यूटर्स पे कंट्रोल है तो वो गलत ट्रांजेक्शन को भी ऐड करवा देगा ब्लॉकचेन में। तो फायदा क्या होगा ब्लॉकचेन का? हियर इज वेयर द माइनिंग पूल कम्स। जैसे कि आपने बताया कि जो नेटवर्क होता है वो सस्टेन होता है हजारों लाखों नोड्स पर। अब माइनिंग पूल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो, इसे कहते हैं माइनिंग पूल। पूल यानी कि बहुत सारे लोग अगर जहां मिले होते हैं उसे पूल कहते हैं। माइनिंग पूल में से जो सॉफ्टवेयर होता है वो रैंडम 10 पीसीज को उठाता है कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन ब्रेक करेंगे, ये 10 पीसीज यूज होंगे, या फिर ये 10 पीसीज होंगे।
यानी कि आपको पता नहीं है कि मेरा ट्रांजेक्शन कौन से 10 पीसीज में से एक्सेस होने वाला है। तो लाखों करोड़ लाखों हजारों लाखों कंप्यूटर्स में से सिर्फ 10 पीसीज में से हमारा ट्रांजेक्शन वेरीफाई होता है। तो वो तो दैट इज अ ट्रिक पार्ट। सो यू डोंट नो कि कौन से 10 पीसी में होगा, तो दैट मींस कि यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर एटलीस्ट हाफ ऑफ देम टू हैव अ चांस। और अगर आपके पास हाफ है और बाकी के हाफ में से उसने 10 ले ली, तो सो मतलब इट इज वेरी टफ टू हैक दिस काइंड ऑफ या। तो ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ब्लॉकचेन का वॉलेट होता है, इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए आपको एक वॉलेट चाहिए। जो वॉलेट है उसको हैक करना बहुत आसान है, क्योंकि वॉलेट मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। बंदे मतलब आप इसका एग्जांपल बहुत चीजी है। लेट्स से किसी आपकी नोट्स, आपके जो पैसे हैं वो बैंक के अंदर जमा है, तो बैंक के अंदर उसके पास फिजिकल मनी तो होते नहीं है, फिजिकल मनी तो कहीं और होते हैं, वो तो सिर्फ आपके अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो बैंक में से अगर किसी को आपके बैंक में से आपके पैसे लेने हो तो बहुत टफ काम है। उसको कहाँ चोरी करनी पड़ेगी, उसका लॉकर होगा शायद, तो लॉकर को तोड़ना पड़ेगा, 10 चीजें सोचनी पड़ेगी। तो आपके पैसे बैंक में से चोरी करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपके जेब में से चोरी करना बहुत ही आसान है। आप लेके जा रहे हो तो आपका जेब काट लिया किसी ने, तो वो पैसे आपके चले गए। सेम थिंग विद क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन है, जो बड़ा सिस्टम है, उसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि मेरा वॉलेट, किसी का वॉलेट चोरी हो गया, किसी का हार्ड डिस्क चोरी हो गई। तो बात ये है कि जो बिटकॉइन जो स्टोर होता है, जो हार्डवेयर वॉलेट पे स्टोर होता है, वो हमारे या तो लैपटॉप में स्टोर होता है, या तो पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। और वो जो वॉलेट का सीड होता है या फिर वॉलेट का जो आईडी होता है, वो स्टोर होता है उसके अंदर। अगर आपने उसको खो दिया या फिर वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो आपके सारे बिटकॉइंस चले जाएंगे। तो ये एक इशू है इसमें कि अगर आपका जो सिक्योरिटी है कंसर्न, वो सिस्टम का नहीं है। सिस्टम तो काफी सिक्योर है, बट आपका जो पर्सनल वॉलेट है वो उसका कॉम्प्रोमाइज होना पॉसिबल है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि अगर मान लो आज ही अभी अभी तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल गया है ये पॉडकास्ट में, पर अगर मुझे आज ही कुछ स्टार्ट करना है ब्लॉकचेन में, ये टेक्नोलॉजी में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? what would be the first step? या द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप इसको पहले, जैसा मैंने बोला कि आप अपना रिसर्च करो कि कौन से कॉइन्स को आपको खरीदना है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बिटकॉइन और इथेरियम सिर्फ 2 ऐसे कॉइन्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और इसके सिवा मैं तो किसी और करेंसी में ट्रस्ट नहीं करता। बाकी सारी डोज कॉइन, शिबु कॉइन, ये सारी चीज पम्प एंड डंप वाली स्कीम्स है। अगर इसमें आपने पैसे डाले तो आपका पैसा खोना 90% श्योर है। बात रही कि कैसे स्टार्ट करना है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मेटामास्क। ये आप ध्यान रखना, मेटामास्क एक हार्डवेयर वॉलेट का नाम है जो आप आपके ब्राउजर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन होता है क्रोम का, और वो जो मेटामास्क होता है वो एक वॉलेट है आपका, जिसमें जो आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करता है। वॉलेट यानी कि जैसा आपका फिजिकल वॉलेट होता है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं, या जिसमें आप अपनी फिजिकल करेंसी रखते हैं, वैसे ही जो मेटामास्क का वॉलेट होता है वो आपका क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए एक वॉलेट है। मेटामास्क ये आपका ब्राउजर बेस्ड एक्सटेंशन है, तो आपको क्रोम में, मोजिला में, सफारी में, सब में मिलता है। तो वो आप डाउनलोड करके उसमें से आप परचेज कर सकते हैं करेंसीज। बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं, इथेरियम परचेज कर सकते हैं। और ये जो परचेज है वो होता है एक्सचेंजेस पे, बिटकॉइन एक्सचेंज पे, इथेरियम एक्सचेंजेस पे, और वहां से आपका जो स्टोर रहेगा वो आपका मेटामास्क अपने उसमें स्टोर रहे, और वो आपको एक सीड आईडी देगा। सीड आईडी का मतलब है एक पासवर्ड जैसा देगा, जो कि आप जिससे आप वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ उस पासवर्ड को संभाल कर रखना है। अगर किसी बंदे ने आपका वो पासवर्ड एक्सेस कर लिया, तो आपका बिटकॉइन वॉलेट या जो आपका मेटामास्क का वॉलेट है वो भी एक्सेस कर सकता है, और वो आपकी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो द थिंग इज कि इसमें सिर्फ आपको वो परचेस, जो आपका जो वॉलेट आईडी होता है वो याद रखना होता है। दिस इज वन वे। द अदर वे इज कि यू कैन यूज क्रिप्टो गेटवेज और एक्सचेंजेस लाइक वजीरेक्स, CoinDCX, ज़ेप पे। ये जो सारी एप्लीकेशंस है एंड्रॉइड पे, iOS पे, ये सारी भी वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं। ये भी क्या करती हैं कि आपको दोज आर वॉलेट एज वेल एज एक्सचेंजेस, यानी कि आप इसमें ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, बिटकॉइन ले सकते हो, दे सकते हो, और साथ साथ आपका वॉलेट भी वो लोग मेंटेन करते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि वॉलेट सिक्योर होना चाहिए पासवर्ड से,
तो इसमें जो पासवर्ड होता है एक पिन होता है 4 डिजिट का, वो आप सेट कर सकते हो, या तो फिर आपकी फिंगरप्रिंट से वो खुल सकता है। तो उसमें जो सिक्योरिटी है वो जैसी फोन की सिक्योरिटी होती है वैसी ही सिक्योरिटी, तो वो आप मेंटेन कर सकते हो आपकी अपने फोन की सिक्योरिटी की जैसे होती है वैसे ही आप उस वॉलेट की उसमें कर सकते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, और इन दोनों रास्तों के लिए आपको पहले आपका जो एक्सचेंज है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोनों में सेम प्रोसीजर होता है, आपको आपका बैंक अकाउंट, आपका केवाईसी, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, पान कार्ड नंबर देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ट्रांजेक्शन आप जो बिटकॉइन है उसको सेल ऑफ करके जो रुपीज में जो ट्रांजेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं, आपके रुपीज अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका केवाईसी होना बहुत जरूरी है। ये आरबीआई का रूल है। सो दैट इज द थिंग कि आपको वो लेने के लिए आपको ये केवाईसी करवाना जरूरी है। तो पहले आपने अगर केवाईसी करा दिया तो देन यू कैन परचेज बिटकॉइन, देन यू कैन परचेज इथेरियम यूजिंग योर सिंपल पेमेंट मेथड्स। आपके मोबाइल आपके उसमें से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, और ऐसा कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करके आप क्रिप्टो क्रिप्टो परचेज कर सकते हो। ये है हुआ एक रास्ता। दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिसको अगर माइनिंग करनी हो, क्योंकि बिटकॉइन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा एस्पेक्ट होता है माइनिंग का। माइनिंग यानी कि आप अपना कंप्यूटर अलाउ करते हैं, जो मैंने आपको माइनिंग का प्रोसेस बताया कि जो लाखों हजारों कंप्यूटर्स होते हैं जिसपे जो ट्रांजेक्शन माइन होते हैं, उसमें अगर आप कहते हैं कि चलो मेरा भी एक जोड़ लो, तो ये आपका भी माइनिंग पूल में ऐड हो जाएगा आपका पीसी। बट द कंडीशन इज यू हैव टू कीप योर पीसी ऑन फॉर 24 आवर्स, क्योंकि आपका माइनिंग का चांस कभी भी लग सकता है, और 24 आवर्स ही आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसको ऑन रखना पड़ेगा। और साथ साथ वो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज करेगा, क्योंकि वो जो माइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सीपीयू कंज्यूमिंग होता है। मतलब जो प्रोसेस होगा वो आपका माइनिंग एक माइनिंग तो माइनिंग के लिए कोई टेक बैकग्राउंड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ शायद आपको एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना हैवी आपका डिवाइस है। अगर आपके पास जितना हैवी डिवाइस होगा उतना वो ज्यादा माइनिंग को कैप्चर कर पाएगा। अगर आपका कॉमन पीसी है, बहुत ही छोटा पीसी है, कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो वो जो माइनिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके जो ट्रांजेक्शन की जो कैलकुलेशन होती है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही हीट अप हो जाएगा और उसको नुकसान हो सकता है। तो द थिंग इज कि यू हैव टू ट्रेड केयरफुली कि हाँ अच्छा मैं माइनिंग अगर इस पीसी में करना चाहता हूँ तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इसका इसमें अगर हो पाएगा नहीं। कुछ लोग उसके स्पेशल डिवाइसेस भी आते हैं, माइनिंग डिवाइसेस, वो भी परचेज करते हैं स्पेशली माइनिंग करने के लिए। और इसमें क्या है कि बिटकॉइन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स माइन होते हैं उसके रिवॉर्ड में आपको कुछ बिटकॉइन का पार्ट 0.001% या कुछ भी होता है, वो आपको एज अ रिवॉर्ड देता है। तो आपने माइनिंग के प्रोसेस में किया तो आपको मैं रिवॉर्ड देता हूँ। तो इस रिवॉर्ड की तरह से भी आप आपके बिटकॉइन एक्सेस आपको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो ये 2 रास्ते हैं, माइनिंग और परचेज। इन दोनों रास्तों से आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था शायद मेरे लिए, तो कुछ ज्यादा ही। तो कोई नहीं, अभी हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ इस तरह की नई नई बातें करेंगे। ठीक है, श्योर चलो श्योर। मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय।